दोस्तों, यह कहानी आशीष नाम के लड़के की है जो अपनी चाची के साथ कुछ ऐसे पल बिताता है जो उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं बीते थे। मैं इस कहानी को उसी की जुबानी में सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में आप भरपूर रोमांस का आनंद लेंगे। बस कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहीं ऐसा ना हो कि मजा अधूरा ही रह जाए। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मेरी उम्र 25 साल है। आईटीआई करने के बाद मुझे एक कंपनी में जॉब मिली थी। 20,000 रुपए वेतन था। मैं जहाँ रहता था और जहाँ काम करता था, वह जगह चंडीगढ़ के समीप कालका थी। मैं अकेला अपने रूम में रहता था। भीड़भाड़ वाले इलाके में पहले तो कमरा मिलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब मिला तो वहाँ बहुत सी दिक्कत ऐसी थी जो मुझे झेलनी पड़ती थी, क्योंकि कमरा बहुत छोटा था। मुश्किल से मेरा एक सिंगल बेड और जरूरी सामान उसमें आता था। एक तरफ बैठकर मुझे खाना बनाना पड़ता था। किचन की सुविधा भी नहीं थी। टॉयलेट बाथरूम दूसरों के साथ शेयर करने पड़ते थे। मैं अधिकतर बाहर से ही खाना खाकर आता था। बस आकर अपने कमरे में आराम करता था। बिजली भी बहुत जाती रहती थी। आधे आधे घंटे तक बिजली वापस नहीं आती थी। ऊपर से गर्मी ऐसी थी कि मानो आदमी को पूरा ही निचोड़ दिया हो। कुछ ही देर में पसीने से पूरी तरह भीग जाते थे। मैं कमरे की खिड़की हमेशा खुली रखता था ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर आ सके। बस मैं मजबूरी में खुद को इस छोटे से कमरे में एडजस्ट कर रहा था। कई बार मेरा दोस्त जो कालका से कुछ ही दूरी पर रहता था, वह मेरे पास आता था, लेकिन शाम को वह अपने घर चला जाता था। हम दोनों कई बार छोटी मोटी पार्टी किया करते थे। नई नई शुरुआत थी, इसलिए हम 2 पैग लगने के बाद शराबियों की तरह हरकत करने लग जाते थे। मतलब हमें 1-2 पैग में ही नशा चढ़ जाता था। ये हम महीने में 1-2 बार करते थे। मेरा घर उत्तराखंड में था, पोखरी नाम की जगह पर। यह जगह चकराता से करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसलिए घर तो मैं महीने 2 महीने में एक बार जाता था। एक दिन जब मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था, उस दौरान मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो वह कोई लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम आशीष हो और कालका में जॉब करते हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं तुमसे काफी समय से बहुत प्यार करती हूँ। बस बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहली बार किसी ऐसी लड़की से बात कर रहा था जो खुद ही मुझे पसंद करती थी। हालांकि मेरा स्वभाव तो लड़कियों के प्रति ज्यादा लगाव का नहीं था, क्योंकि मुझे लड़कियों को पटाना और उनसे बात करना बड़ा झिझक भरा काम लगता था। जब वह लड़की मुझसे बात कर रही थी, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं उससे बात करने लगा। मैंने उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ कहा कि अपने बारे में जो कुछ भी बताऊंगी, वह सब तुमसे मिलने के बाद ही। मैंने हिम्मत करके कहा, तो कब मिलोगी? वह कहने लगी, तुम चाहो तो आज ही मिल सकते हैं। मेरी धड़कनें अपने आप तेज रफ्तार से चलने लगी। लड़का होकर भी मैं बहुत घबरा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पहली पहली बार ऐसा होता है। फिर मैंने कहा, मुझे शाम 5 बजे छुट्टी होगी। अगर तुम यहीं आसपास हो तो शाम को ही मिलेंगे। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने फोन कट कर दिया। शाम को मैंने छुट्टी के बाद उसे फोन किया। मैंने उसे कालका के गांधी चौक पर मिलने बुलाया। जब मैंने उसे दिखा, मैं हैरान रह गया। जो लड़की मुझसे बात कर रही थी, वह तो मेरी गांव की चाची थी, जिसकी कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। देखने में बहुत खूबसूरत पतली कमर और फिगर तो ऐसा मानो किसी ने अभी तक उसे छुआ भी ना हो। गहरी भूरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मुलायम होंठ। उसके पति गांव के रिश्ते में मेरे चाचा लगते थे, जबकि हमारा और कोई गहरा रिश्ता नहीं था। चाचा भी दुबई में नौकरी करते थे। मैंने चाची से पूछा, अरे चाची, तुमने तो मुझे उल्लू बनाया। मैं तो समझ बैठा था कि सचमुच कोई लड़की है। चाची कहने लगी, बड़े शरीफ बनते हो खुद को। तुम तो चालू निकले। किस तरह से तुमने मुझे मिलने के लिए भी बुला दिया था। अब गांव में जाकर मैं तुम्हारी सारी पोल खोलूंगी। मैंने घबराते हुए कहा, अरे नहीं चाची, पहली बार कोई फोन करेगा और खुद ही इस तरह से बात करेगा तो मिलना तो पड़ता ही है ना। वैसे तुम यहाँ कैसे? चाची कहने लगी, मुझे यहाँ आए हुए तो 1 हफ्ता हो गया। मुझे गांव में ही किसी ने बताया कि तुम भी कालका में ही रहते हो। गांव में तो हमारी कभी इतनी बातचीत हुई ही नहीं, इसलिए तुम मेरी आवाज भी शायद नहीं पहचानते होंगे। फिर तुम्हारे घर से ही तुम्हारा नंबर लेकर मैंने तुम्हें छेड़ना शुरू किया। दरअसल मेरा मायका कालका में ही है
और मेरे पति 1 सप्ताह पहले ही दुबई गए हैं। वह दुबई गए और मैं यहाँ आ गई। जब तुम्हारा पता चला कि तुम भी यहीं रहते हो, तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। मैंने चाची से कहा, बहुत अच्छा लगता है जब अपने ही गांव के लोगों से किसी ऐसी जगह मिलूं जहां मिलने की उम्मीद ही ना हो। दिन भर मौसम में थोड़ी गिरावट नजर आ रही थी, क्योंकि पूरा दिन आसमान में बादल ही छाए रहे। कालका के बिल्कुल ऊपर कसौली है। वहां का मौसम देखकर तो लग रहा था कि जैसे बारिश होने ही वाली हो। मैंने चाची से कहा, चाची मौसम बहुत खराब लग रहा है। मैंने अपने कपड़े भी बाहर सूखने के लिए डाले हैं, कहीं भीग ना जाए अगर बारिश हो गई। मैं पहले उत्सुक था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वह चाची है जो मुझसे बात कर रही है। लेकिन जब पता चला, उसके बाद मेरी उत्सुकता खत्म हो गई। मैं बस अब अपने कमरे के लिए जाना चाहता था। चाची ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा कमरा कहाँ है? मैंने कहा, बस यहाँ से 10 मिनट के पैदल रास्ते पर है। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा कमरा मिला है, उसमें रहकर ही एडजस्ट कर रहा हूँ। वह कहने लगी, क्या तुम मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगे? एक ही गांव के हैं, इतना तो बनता ही है कि तुम मुझे अपने कमरे में ले जाकर कम से कम चाय तो पिलाओगे ही। मैंने भी कहा, बिल्कुल क्यों नहीं। फिर हम दोनों कमरे की तरफ चल पड़े। जब हम कमरे में पहुंचे, चाची ने देखा कि सचमुच मैं बहुत छोटे से कमरे में रह रहा हूं। उन्होंने कहा, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी गर्मी में इतनी छोटी जगह पर कैसे रहते हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर जवाब दिया। वह कहने लगी, अगर तुम चाहो तो थोड़ी ही दूरी पर मेरा मायका भी है, वहां तुम हमारे साथ रह सकते हो। तुम्हें किराया देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा, नहीं, अब तो मुझे यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है। बस बीच बीच में बिजली चली जाती है, तब दिक्कत होती है, वरना पंखे की हवा में गर्मी का पता ही नहीं चलता। और वैसे भी आज तुम यहाँ आई हो, ऐसा लगता है जैसे बारिश भी साथ लेकर आ रही हो। बाहर सचमुच बारिश शुरू हो गई थी, अंधेरा भी हो रहा था और मौसम ज्यादा ही बिगड़ रहा था। मैंने और चाची ने चाय का आनंद लेते लेते ढेर सारी बातें की, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने चाची से पूछा, और तुम अपने मायके कैसे जाओगी इतनी बारिश में? वह कहने लगी, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है जो मैं घर जाऊं। उन्हें फोन करके कह दूंगी कि मैं अपनी सहेली के घर पर हूं। यहाँ मेरी बहुत सी सहेलियां हैं। फिर बातों बातों में मैंने पूछा, चाची, अगर उन्हें पता चला कि तुम सहेली के घर नहीं बल्कि किसी लड़के के कमरे में हो, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चाची ने मस्ती भरे अंदाज में मुझे कहा, तुम तो इस तरह से डर रहे हो जैसे कि तुम लड़की हो और तुम्हारे पास कोई लड़का ठहरने आया है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूटूंगी। चाची हंसते हुए ऐसा कह रही थी, मुझे शर्म आ गई। फिर चाची ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास यहाँ खाने पीने का सामान है भी या नहीं, या आज तुम मुझे भूखे ही सुलाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं चाची, यहाँ सब कुछ है, सब्जियां भी और दालें भी। मेरे मन ही मन यह सोच पैदा हो रही थी कि एक ही बेड पर मैं और चाची एक साथ सोएंगे। लेकिन कैसे? इतनी गर्मी में वैसे भी सिंगल बेड पर अकेले सोना भी मुश्किल होता है, फिर दो लोग कैसे सोएंगे? नीचे भी जगह नहीं थी, अगर होती भी तो भी बिस्तर नहीं था। मैंने खाना बनाने की तैयारी की। चाची ने कहा, अरे हर रोज तुम ही तो बनाते हो, आज मैं बनाती हूँ। बताओ क्या खाओगे? मैंने कहा, जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम बना सकती हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरी मेहमान हो और मेहमान नवाजी मुझे करनी चाहिए, लेकिन उल्टा तुम कर रही हो। चाची कहने लगी, हम तो एक ही गांव के हैं, फिर भी अगर तुम मेहमान मुझे बना रहे हो तो मैं तुम्हारी मेहमान नहीं हूं, बल्कि तुम मेरे मेहमान हो। जहां तुम रहते हो वह मेरा मायका है। मैं बचपन से लेकर शादी से पहले तक कालका की हर गलियों में घूमी हूं। मुझे यहाँ घर जैसा लगता है। मेहमान तो तुम हो हमारे। अगर तुम्हारा घर होता तो तुम जरूर मेरी मेहमान नवाजी करते। मैं भी कुछ नहीं बोला। चाची सब्जी काटने लग गई। जब वह इधर उधर सामान अच्छे से रख रही थी जो मैंने बिखेर कर रखा था, उसे एक तरफ डिब्बे में रखी हुई मेरी शराब की बोतल दिख गई, जिसे मैं और मेरा दोस्त कभी कभार लगा लिया करते थे। मैं शराब का आदी तो नहीं था, बस शौक के तौर पर महीने में कभी कभार ही में, और मेरा दोस्त पार्टी करते थे। मैं बेड पर बैठा था। चाची ने डिब्बे से बाहर बोतल को निकाला और पूछा, यह क्या है? मैं घबराते हुए बोला, ये मेरी नहीं है, मेरा एक दोस्त है,
वह कभी कभार आता है तब वह लगा लिया करता है। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी घबराहट साफ साफ बता रही है कि यह तुम्हारी है। अगर तुम यह नहीं लगाते तो फिर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बिना ही कैसे लगा सकता है। वैसे भी तुम जवान हो। तुम्हें पता नहीं है कि हमारे गांव में बहुत कम उम्र के लड़के ये सब करते हैं और उन्हें किसी का डर भी नहीं होता। हाँ, कुछ लड़के ऐसे थे। चाची सही कह रही थी, लेकिन मुझे इज्जत प्यारी थी। गांव में तो मैंने कभी इन चीजों को छका भी नहीं था। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं यहाँ कालका में रहने लगा, वह भी दोस्त की संगत की वजह से। चाची कहने लगी, बोतल देखकर तो लगता है कि यह काफी महंगी होगी। कितने की होगी, क्या तुम्हें अंदाजा है? मैंने कहा, चाची ये होटल से मंगाई है, उसी के किसी दोस्त ने दी है, ये हर जगह नहीं मिलती। चाची ने कहा, फिर तो ये बहुत महंगी होगी। गांव में मेरे पति ने भी मुझे एक दो बार पिलाई थी, वह तो ठेके पर से ली गई थी। टेस्ट बहुत अजीब था, फिर मैंने कभी नहीं पी। इसका टेस्ट कैसा है? मैंने कहा, मुझे पता नहीं है। मेरा दोस्त कहता है कि यह कड़वी तो बिल्कुल भी नहीं है। बाहर बिजली कड़क रही थी। बिजली के कड़कने के साथ ही लाइट भी चली गई। कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। मैंने अपने बैग में कैंडल रखी थी। मैंने चाची से कहा, चाची, मैं अभी कैंडल जलाता हूं। मैं बेड पर से उठा और बैग की तरफ जाने लगा। तभी मैं चाची से टकरा गया। मैं इस तरह से टकराया कि मैं वापस बेड पर गिर गया। साथ ही चाची भी मेरे ऊपर गिर गई। पहली बार किसी महिला का शरीर मुझ में हुआ था। पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। सर से लेकर पांव तक पसीने की बरसात होने लगी। क्या बताऊं, उनका मुझ में क्या क्या टच हो रहा था। मेरी सांसें चाची की गर्दन से टकरा रही थीं और चाची की सांसें मेरी गर्दन से। चाची ने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन हम इस तरह से पड़े थे कि चाची ऊपर नहीं उठ पा रही थीं। फिर मैंने हिम्मत करके अपने हाथों को आगे बढ़ाया और चाचा की कमर पर रख दिया। फिर उन्हें एक तरफ घुमाकर उन्हें खुद से अलग किया। मैंने चाची से कहा, चाची, कहीं लगी तो नहीं? वह कहने लगी, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगी, लेकिन तुम्हें जरूर लगी होगी। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं भी आराम से बेड पर ही गिर गया था। अगर बेड नहीं होता तो शायद मुझे भी चोट लग सकती थी और तुम्हें भी। मैंने अपने बैग से कैंडल निकालकर जलाई। मेरा और चाची का फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। कैंडल की रोशनी में मैंने चाची के चेहरे पर देखा। उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था। मैं तो खुद पसीने से भीग ही चुका था। मैंने चाची से कहा, चाची, क्या थोड़ी देर बाहर चले? अंदर बहुत गर्मी है। लेकिन चाचा ने कहा, गर्मी को गर्मी ही मारती है। ये कहते हुए वह मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं चाची। वह कहने लगी, मैं उस बोतल की बात कर रही हूँ। मुझे अभी भी तुम्हारा जवाब नहीं मिला। अगर तुम करते हो तो बताने में शर्म क्या है। मैंने तो तुम्हें बता दिया कि एक दो बार मैंने पति के साथ पी रखी है। देखो ना, आज मौसम भी कितना अच्छा है। बाहर भी बरसात हो रही है और अंदर भी। हमें कमरे की गर्मी से बचने के लिए अपने शरीर की गर्मी को बढ़ाना होगा। मैं भी आज इसे टेस्ट करके देखती हूँ। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम भी लगाते हो। साथ में कंपनी भी हो जाएगी। फिर मैं भी मुस्कुराकर बोला, चाची, कभी गांव में ये पता नहीं लगना चाहिए, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं इस तरह का लड़का नहीं हूं। मेरे घर वाले और गांव वाले भी जानते हैं। चाची कहने लगी, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं क्या खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारूंगी? क्या मैं उन्हें यह बताऊंगी कि मैं तुम्हारे कमरे में आई थी और हम दोनों ने साथ में यह पार्टी की थी? हम दोनों चाहे भी तो भी एक दूसरे के बारे में नहीं बता सकते। ये बात तो थी। ना तो चाची मेरे बारे में बोल सकती थी और ना मैं चाची के बारे में। सब्जी कटी की कटी रह गई। कुछ फ्रूट रखे थे हमने। वह फ्रूट काटे और फिर कैंडल लाइट में बेड पर बैठकर हमने एंजॉय करना शुरू किया। पहली पैग लगने के बाद चाची ने अपना पेट पकड़ लिया और हंसते हंसते कहने लगी, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में आग जल रही है। ये तो मैं भी महसूस कर रहा था। चाचा की हंसी देखकर मैं भी हंसने लगा। फिर हमारी हंसी बढ़ती ही रही। थोड़ी देर बाद मैंने चाची से कहा, चाची, तुमने अपने मायके फोन तो किया ही नहीं। उन्हें कम से कम फोन करके बता तो दो कि तुम घर नहीं आओगी। चाची ने कहा, मैंने उन्हें तुमसे मिलने से पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मैंने चाची से कहा, चाची, तो तुम पहले ही चाहती थी कि आज यही मेरे साथ रुकोगी। मेरे मुंह से अब अपने आप ऐसे शब्द निकल रहे थे कि जैसे मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर जो झिझक थी वह एक ही पैग से दूर हो गई थी। फिर मैंने पूछा,
चाची, अगर चाचा का फोन आ गया तो? चाची कहने लगी, तुम घबराओ नहीं, वह शाम के समय फोन नहीं करते, क्योंकि इस समय वहां सुबह होने वाली है। तुम मन से सारी चिंता निकाल दो, तभी हम अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। अब ऐसा लगता था जैसे हमें किसी की कोई चिंता ही नहीं। फिर चाचा ने कहा, अब दूसरी पैक बनाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में इसमें कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा, चाची, दूसरी पैक कहीं तुम्हारे लिए ज्यादा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम होश में ही ना रहो। चाची ने कहा, तो क्या हुआ, मेरी कौन सी ट्रेन छूट रही है? कल सुबह तक मैं यहीं पर हूं, अगर होश खो बैठी तो भी तुम मुझे संभाल लेना। मैंने कहा, चाची, इतनी गर्मी में हम दोनों सोएंगे कैसे? बेड तो सिंगल है, मैं तो अभी से पूरा भीग चुका हूं, और अब तो ऐसा लगता है जैसे अपने शरीर पर कपड़े भी झेल नहीं पाऊंगा। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें कौन सा यहाँ कोई देख रहा है? अगर कपड़े ना झेल पाओ तो उतार कर फेंक देना। मैं तो खुद भी पसीने से भीग गई हूँ। अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होती तो अब तक कपड़े को खुद से अलग कर चुकी होती। रही बात सोने की, तो कम से कम बिस्तर तो है, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मैं एक जवान लड़का जो अपनी भरपूर जवानी पर था, चाचा, जो सचमुच बहुत खूबसूरत थी, शरीर से भी और चेहरे से भी। मैं सोच रहा था कि हम दोनों नशे की हालत में साथ में सोएंगे, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो। चाची ने मेरे चेहरे के आगे छुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गए हो? मैंने कहा ना, दूसरी पैक भी बनाओ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं तीसरी भी पीऊंगी, लेकिन आज पूरा एंजॉय करूंगी। मैंने दूसरी पैक बनाई, और फिर चाची देखते ही देखते घटाघट पी गई। मैंने तो शुरू भी नहीं की थी। मुझे आज चाची का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, चाची, तुम्हें भूख भी लग रही होगी, लाइट न जाने कब आएगी, क्यों ना हम खिचड़ी ही बना लें? चाची कहने लगी, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई भूख नहीं लग रही है, बल्कि मुझे तो प्यास लग रही है। उनके शब्द धीरे धीरे निकल रहे थे, आंखों में नशा, होठों पर मुस्कुराहट और शरीर में एक अजीब सी मस्ती। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया, लेकिन चाची कहने लगी, मेरी प्यास इस पानी से नहीं बुझेगी। मैंने कहा, तो फिर किस पानी से बुझेगी? वह कहने लगी, तुम नहीं समझे मेरे कहने का मतलब। मैंने जानबूझकर अनजान बनकर कहा, नहीं, मैं नहीं समझा। वह कहने लगी, तुम भी ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, बस इतनी सी बात नहीं समझते। तभी लाइट भी आ गई, मुझ में जैसे जान आ गई। मैंने पंखे को और तेज कर दिया। चाची ने भी पंखे के नीचे आकर हवा का आनंद लिया। चाची कमीज को गले से थोड़ा ऊपर उठा रही थी, ताकि हवा अंदर तक लगती रहे। मेरी नजर चाची के सीने पर पड़ गई। सचमुच कमाल का दृश्य था। नशे में मैं भी अपना होश खोता जा रहा था। फिर चाची ने मुझे कहा, बस, अब मुझे सोना है। उसके मुंह से शब्द बहुत टूट कर निकल रहे थे। उठने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर चाची बेड पर जैसे बैठी थी वैसे ही पीछे की तरफ लेट गई, और कुछ ही सेकंड में खर्राटे भी शुरू कर दिए। भूख तो मुझे भी नहीं लग रही थी। मैं चाची को निहार रहा था। मैंने अपने कपड़े उतार दिए। मैं नशे में तो था। मैंने बेड के साथ ही नीचे पंखे की हवा में कुछ देर बैठना चाहा। तभी मुझे बैठे बैठे ही वहीं पर नींद आ गई। सुबह जब मेरी नींद खुली, मैं फर्श पर ही बेड के साथ नीचे पड़ा था। नशे में कुछ पता ही नहीं चला। चाची अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। मैं उठा और बाहर चला गया। मौसम अभी बहुत खराब था, बस बारिश नहीं लग रही थी। फिर मैं कुछ देर बाहर टहलने के लिए चला गया, और थोड़ी देर बाद वापस भी आ गया। मैंने देखा चाची अब भी सो रही थी। मैं चाहता तो अब भी चाची के साथ कुछ भी कर सकता था। मुझे यह भी यकीन था कि चाची भी यह सब जरूर चाहती थी, वरना वह अकेले मेरे पास क्यों ठहरती। इतने इशारे दिए, वह सब इशारे भी यही इशारा करते थे। मैंने खुद को रोक लिया था। मैं नाश्ता बनाने लगा। बर्तनों की आवाज सुनकर चाची भी उठ गई। उसने कहा, तुम कब उठ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा, मुझे ठीक तरह से नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सुबह जल्दी ही उठकर बाहर टहलने चला गया था। सोचा तुम्हें सोने देता हूँ। तुम गहरी नींद में थी। चाची का सर बहुत दर्द कर रहा था। वह कह रही थी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है। शाम का नशा अभी मेरे सिर चढ़ा हुआ है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अगर काम पर जाना है तो तुम जा सकते हो। मैं शाम को यहीं मिलूंगी। मैं ऑफिस चला गया, और शाम को जब वापस लौटा तो देखा चाची बेड पर अजीब तरह से पड़ी थी। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था।
मैं घबराकर चाची के पास गया। मैंने उसे जगाया। चाची उठो, मैं आ गया हूँ। लेकिन चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसे बताऊं। उन्हें देखकर तो लग रहा था जैसे कि वह सांस भी नहीं ले रही है। फिर मैंने सोचा, इन्हें अस्पताल ले जाता हूं, और मैं चाचा को गोद में उठाया और बाहर सड़क में ऑटो रुकवाकर उन्हें अस्पताल ले गया। चाची में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने उनकी नब्ज चेक की और कहा, इसकी हालत अभी ठीक नहीं है, ये पूरी तरह बेहोश है, या यूं समझो कि जिंदगी और मौत के बीच में है। डॉक्टर ने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया। कुछ घंटे के ट्रीटमेंट बाद चाची को ग्लूकोज लगा दिया गया और उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। चाची को अभी होश नहीं था, लेकिन शुक्र था ऊपर वाले का कि उनकी जान बच गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें जॉन्डिस हो गया था और उसके ऊपर उन्होंने शराब पी ली थी, जिसकी वजह से उनकी यह हालत हुई है। जब चाची को होश आया, मैं उनके सामने था। चाची ने मुझे देखा और कहा, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। रात के करीब 11 बजे चुके थे। चाची का फोन मेरे कमरे में था। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा, उसके बाद ही छुट्टी मिलेगी। मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि वह ठीक हो गई थी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। मैं रात भर अस्पताल में ही रहा। अगले दिन सुबह कमरे में जाकर चाची का फोन लाया और उन्हें दिया। मैंने चाची से कहा, चाची अपने मायके वालों को फोन करके यहाँ बुला लो, वह तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। तुम्हारे फोन में न जाने कितनी कॉल आई है, तुम उन्हें कॉल वापस करके अपने बारे में बता दो। बस, वह दिन था जो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक बन गया था। मैंने हमेशा के लिए कान पकड़ ली थे कि दोबारा कभी किसी लड़की को अपने कमरे में नहीं ठहरने दूंगा। यहाँ तक कि मैंने अपने दोस्त को भी अपने कमरे में आने से मना कर दिया और शराब भी छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। आज भी मैं जब उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। जिंदगी में जब तक ठोकर नहीं लगती, तब तक सबक नहीं मिलता, और ये ठोकर ऐसी थी जिसने ऐसा सबक दिया जिसे मैं कभी दोहराना नहीं चाहता था। अच्छा हुआ जो मैंने चाची के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वरना मैं किसी और ही बंधन में फंस जाता। आज मैं इस छोटे से कमरे में भले ही अकेला रहता हूँ, लेकिन बहुत खुश और स्वतंत्र हूँ। तो दोस्तों, यह थी आशीष की कहानी मेरी जुबान में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक और दिल छू लेने वाली कहानी हमेशा मिलती रहेगी। जल्द मिलती हूँ अगली बार किसी और रोमांटिक